यू आर वेलकम एट रेडियो देविका न्यूज ब्रॉडकास्ट। जानिए खबरें, खबरों की सच्चाई तक। यू आर वॉचिंग रेडियो देविका न्यूज ब्रॉडकास्ट। तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो, जहां मुख्तलिफ शख्सियात से उनके मुख्तलिफ पहलुओं पे बात होगी, उनके माजी के सफर की शुरुआत से लेकर अब तक के सफर पे बेबाकी से बात होगी। देखते रहिए द अन्नूअत्री शो। तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो। तुम्हें याद हो कि ना याद हो में आप सबका स्वागत है। साथियों, राजेश खन्ना जी का एक बहुत ही मशहूर गाना है, ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हमारे आज के प्रोग्राम के ख़ास मेहमान, जिनकी ज़िंदगी आधी से ज़्यादा सफ़र में ही गुज़री है और उन्होंने अपने हर सफ़र से कुछ सीखा है और कुछ ना कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं। हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान जो किसी तारीफ़ या तारुफ के मोहताज नहीं हैं, भारत की जानी मानी एक मायनाज हस्ती, जिन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है, श्री शिव निर्मोही जी। सर, रेडियो देविका में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप बेसिकली कहाँ के रहने वाले हो और आपकी पैदाइश, पढ़ाई वगैरह ये कहाँ पर हुई है? ऐसा है कि त्रिकुटांचल में जो त्रिकुटा पहाड़ है, उसमें एक बहुत ही सुंदर गांव बसा हुआ है। नाम था पंचस्थल, जो अब पैंथल नाम से जाना जाता है। सर, इस गांव में फिर से इस जगह का नाम जो बदलकर पैंथल कर दिया गया है, जी हाँ, हमारे दर्शकों को उसका असली नाम फिर से बता दीजिए। जी, मेरे गांव का नाम था पहले पंचस्थल। पंचस्थल अर्थात वहाँ 5 तालाब थे, 5 तालाबों के बीच की भूमि। तो इस तरह से ये था कि जब वो तालाब के आस-पास जो भूमि थी वो बहुत सुंदर लगती थी, और फिर पंचस्थल से बिगड़ता बिगड़ता गांव का नाम पड़ गया पैंथल। लेकिन इतिहासकार ये कहते हैं कि इस गांव को 1820 ईस्वी में राजा पिट्ठूदेव ने बसाया था जी। और पिट्ठूदेव ने अपनी राजधानी जो थी ना, वो गढ़ी से उठाई और वो एक नए स्थान पर उसने उसको स्थापित किया, और पहले उसने उसका नाम रखा पिट्ठू गांव, फिर उसके बाद नाम पड़ गया उसका पैंथल। ऐसा ये जो काहन सिंह बलोरिया ने तारीख राजगान जम्मू में लिखा हुआ है, वो ये कहता है कि गांव का नामकरण पिट्ठूदेव के नाम से हुआ है। तो सर, आप एक इतिहासकार हैं, एक लेखक हैं। सबसे पहले हम लेखक की तरफ चलते हैं। तो कब आपको पहली कविता आपके मन में उपजी, या कैसे आपने अपनी पहली कविता लिखी थी? असल में जिस माहौल में मैं जन्मा था, पला था, मेरा गांव साहित्यकारों का गांव रहा है जी। हम छोटे छोटे ही थे तो हम दीनूभाई पंत की कविताएं सुनते थे। दीनूभाई पंत आयु में मुझसे 20 वर्ष बड़े हैं। वो 1917 के उनका जन्म हुआ है, मेरा जन्म 1937 में हुआ। तो 20 साल का अंतर तो था, लेकिन दीनूभाई पंत के गीत जो थे हम बचपन में ही सुना करते थे। उठ मजूरा जा किसाना तेरा वेला आया हो, ये परमात्मा निरट मौसा ठगे जाल बिछाया हो, शहर पहलो पहल गए। तो इस तरह से हमें भी आता था कि जैसे दीनूभाई पंत सुंदर सुंदर डोगरी के गीत लिखते हैं, हम भी गीत लिखेंगे। तो हम क्या करते थे, पहले अपने मित्रों पर व्यंग गीत लिखा करते थे कि एक मित्र को देखा तो वो अगर मोटा है तो उस पर छोटी सी कविता लिख दी,
तो किसकी अगर चूहे की तरह है तो शक्ल, तो उसका नाम ही चूहा डाल दिया कि आज हम आपको चूहे की कविता सुनाते हैं। तो ये कविता के हम क्या करते थे, स्कूलों में बाल सभा होती थी शनिवार को, वो आधे घंटे का एक विशेष कार्यक्रम होता था। कई बार वो 2-2 ढाई घंटे भी चलता था। तो उसमें हमें मौका मिलता था कि जो आप बोलना चाहते हैं बोलिए। तो शुरू में मैं भी कविताएं बनाता था, मेरे और साथी भी कविताएं बनाते थे, और हम सभी में एक तरह से प्रतिद्वंद्विता थी कि कौन कितनी अच्छी कविता लिखता है। तो वो कविताएं थीं, वो समाज पर भी होती थी, देश पर भी होती थी, जो पैंथर में कोई घटना घटित हो जाती उस पर भी होती थी। तो इस तरह से हम ही नहीं लिखते थे, हमारे गांव के लोग जो थे वो भी कविता लिखते थे, हम उनकी कविताएं भी सुनते थे। गांव में दिनोय पंत के एक मित्र मंडली थी जो कविताएं लिखती थी, धनी राम नागर थे, गौरी शंकर केरनी थे, हुक्मचंद खजूरिया थे, वो नगलें करते थे, रामलीला में कविताएं बोलते थे। तो उससे हमें प्रेरणा मिलती थी, हम भी उनको दे करके कविताएं लिखने लगे। सर, आपकी पढ़ाई वगैरह कहाँ पर हुई? मैं 6 वर्ष का था तो मेरे पिताजी ने प्राइमरी स्कूल पैंथल में मेरा प्रवेश करवाया, और वहाँ जब मैं प्राइमरी स्कूल पैंथल में था तो मेरे साथ मेरे बड़े सहपाठी थे, एक गोपाल दत्त शर्मा थे, सज्जू राम खजूरिया थे। हम लोग क्या करते थे, हमें शुरू से ही प्रतिद्वंद्विता रही पढ़ने में, हम एक दूसरे से आगे बढ़ने का प्रयास करते थे। तो जब मैंने 5वीं कर ली तो तभी ऐसा हुआ कि स्कूल का पद बढ़ गया, पदोन्नत हो गया, और वो बन गया लोअर मिडिल स्कूल, अर्थात 7वीं तक। तो मैंने 1952 में 7वीं जो थी ना वो कक्षा पैंथल से ही की। उसके पश्चात कुछ पारिवारिक स्थितियाँ ऐसे बनी कि मेरे पिताजी को गांव छोड़ करके पंजाब जाना पड़ा, और वह चले गए मक्खू कॉलोनी। मक्खू कॉलोनी वह स्थान था जहाँ हरी के पत्तन भी उसको कहते हैं, उसके पास ही था। सतलुज और ब्यास वहाँ पर मिलते थे, और वहाँ एक बहुत बड़ी परियोजना जो थी भारत सरकार उस पर काम कर रही थी। तो मेरे पिताजी भी वहाँ चले गए थे, इसलिए 7वीं पास करने के बाद मैं मक्खू कॉलोनी चला गया। 8वीं मैंने मक्खू कॉलोनी स्कूल में की, वहाँ मिडिल स्कूल ही था। अब ये था कि मुझे 9वीं 10वीं करनी थी, तो मेरा जो हेडमास्टर था उसका नाम था ओम प्रकाश बजाज। उसने मेरे पिता पर दबाव डाला कि 1 वर्ष में वहाँ पर परमानंद हाई स्कूल है फिरोज़पुर में, वो 1 वर्ष में 9वीं 10वीं कक्षाएँ करवाता है। वो मुझे ले गए, तो मैं परमानंद हाई स्कूल फिरोज़पुर में मैंने प्रवेश लिया। तो 54 में मैंने ये परीक्षा जो थी ना मैट्रिक की, ये उत्तीर्ण कर ली पंजाब विश्वविद्यालय से। अब उस समय मेरी उम्र जो थी ना वो कुल 16 वर्ष से कम थी, पौने 16 वर्ष की थी। सरकारी नौकरी मुझे मिल नहीं सकती थी, कॉलेज में पढ़ नहीं सकता था, मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी। अब ये हुआ कि नौकरी के लिए 18 वर्ष उम्र चाहिए थी, लेकिन ये जो फैक्ट्रीज़ हैं ना इसमें ये था लेबर के लिए उम्र जो थी ना वो 16 वर्ष की थी। मैंने 16 वर्ष का सर्टिफिकेट बनाया और हिंदुस्तान स्टील कंपनी में मैं मज़दूर बन गया। तो मज़दूर क्या था कि मुझे नट कसना पड़ते थे पुल के, तो मैं नट कसता रहता था। तो तीसरे दिन ही मेरे साहब ने मुझे देखा, मैं छोटी उम्र का था, उसने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया, कहने लगा कि तुम नहीं इस नौकरी के काबिल हो। मैंने कहा क्यों? मुझे डर लगता है कि तुम दरिया में न गिर जाओ, बहुत छोटे हो। मैंने कहा मैं तो नहीं नौकरी छोड़ूंगा। कहने कुछ पढ़े हो? मैंने कहा मैंने 10वीं की परीक्षा दी है। उसने स्टोर कीपर को बुलाया, कहा कि इसको स्टोर में रख लो। तो अब जो हुआ रहा, मैं मजदूर ही लेकिन काम करने चला गया मैं स्टोर पर। अब मेरे पास समय भी था, पढ़ने का मुझे शौक़ भी था, मैं जी करता था, स्टोर में रहता था। मैंने प्रभाकरी किताबें मंगवा ली, मैंने प्रभाकरी की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। 2 साल मैं ऐसे ही दौड़ता रहा, पढ़ाई के साथ नौकरी के साथ। मेरी छोटी बहन की शादी भी हुई थी, हाथ भी तंग था, बहुत ज़रूरी था कि मैं नौकरी भी करूँ। जैसे मैं 18 वर्ष का हुआ तो मैंने नौकरी के लिए अप्लाई किया, फिरोज़पुर में भी किया और जम्मू कश्मीर में भी किया। जम्मू कश्मीर में मुझे हीरानगर में हिंदी टीचर की नौकरी मिली।
और वहाँ हाई स्कूल जीरा में भी मिली। तो मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि अपने ही प्रदेश में तुम चले जाओ। तो 1956 में मैं इधर आ गया, हीरानगर में आ गया। ऐसा है मैडम जी कि हीरानगर में मुझे बहुत अच्छा वातावरण मिला। वहाँ जो अध्यापक थे, जब वहाँ का माहौल था बहुत ही साहित्यिक था। और वहाँ मुझे ऐसे लगने लगा कि जैसे मैं पढ़ा भी रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ। मक्खनलाल एमा थे, उनकी संस्था थी, वहाँ पर मैं जाता था। विश्व स्तरीय राजनीति पर बातें होती थी, विश्व इतिहास पर बातें होती थी। मैं तब 18 वर्ष का था। ज्वाला प्रसाद एडवोकेट थे, वो साहित्यिक सम्मेलनों का आयोजन करते थे, मैं भी वहाँ पर कविता लिखता था। तो वहाँ मेरे मन में ये आया कि फिरोज़पुर में जो मैंने पुस्तकें देखी थी बच्चों के लिए, तो मैं भी पुस्तकें लिखूँगा। तो 19 वर्ष की उम्र में मैंने आदर्श लेखन कला एक पुस्तक लिखी बच्चों के लिए। फिर मैंने बाल शिक्षा बोध पुस्तक लिखी। फिर मैंने प्रगतिशील हिंदी व्याकरण लिखा। ये छोटी उम्र में ही 20-21 साल की उम्र में मैंने 3 किताबें जो थी ना लिख दी। ये बहुत बड़ी बात है कि 20-21 साल की उम्र में 3-4 किताबें निकालना। जी, उन दिनों मैं अपने नाम के साथ अपनी जाति का नाम लगाता था, शिवदत्त उपाध्याय। ये जो तीनों पुस्तकें मेरी छपी हैं उन पर लेखक का नाम है शिवदत्त उपाध्याय। फिर वहाँ से मेरा स्थानांतरण हुआ, तब्दील हुआ, मुझे लगाया गया चिनैनी में। चिनैनी का वातावरण बहुत ही अच्छा था। मैंने वहाँ ये निर्णय लिया कि मैं यहाँ एक उपन्यास लिखूँगा। जिन दिनों मैं हीरानगर में था, वहाँ एक लड़की थी, वो मेरे संपर्क में आई थी। तो विवाह की बातचीत भी चली, लेकिन उसकी मासी नहीं मानी। उसने कहा लड़की कहाँ पहाड़ में जाएगी, पैंथल पहाड़ है। उसने उसका रिश्ता जम्मू में करवा दिया। तो मैं भी टूटा फूटा हृदय लेकर के आया था। मैंने ये किया कि वो अपने हृदय का दर्द जो था ना, उसको व्यक्त करने के लिए मैंने एक उपन्यास लिखा, नाम रखा तवी की लहरें। वो लहरें, और वो जो उपन्यास जो था वो मैंने यहाँ चिनैनी में बैठ कर के तवी नदी के साथ ही लिखा। मैं बैठ जाता था किनारे, तवी के किनारे पर उपन्यास लिखता रहता था। फिर यहाँ से ऐसा हुआ कि मेरा स्थानांतरण हो गया। स्थानांतरण हुआ तो मैं रियासी में आ गया, हाई स्कूल रियासी में। रियासी में मुझे बहुत अच्छा वातावरण मिला। वहाँ पर एक संस्था थी कलाकार, सोमदास सुगम जो थे वो उसके प्रधान थे। तो हम आपस में संपर्क में आ गए। कलाकार थे, लेखक थे, हम सब ने मिलकर के वहाँ कवि सम्मेलन करना शुरू कर दिए। वही मुझे सौभाग्य से देशबंधु डोगरा नूतन मिल गए। यह प्रशिक्षण लेने आए थे बीईसी के। तो मैंने कहा कि आपकी पुस्तक का नाम क्या है? इन्होंने कहा हब्बा खातून। मैंने कहा मुझे किताब दिखाओ। जब इन्होंने मुझे किताब दिखाई तो मुझे ये लगने लगा ये भी मेरी तरह एक असफल प्रेमी हैं, अपने प्रेमिका के लिए रोए हैं। तो मैंने इनको कहा कि ये बताओ कि ये हब्बा खातून है कहाँ की? यहीं की है। मैंने कहा आपको छोड़ दिया है? छोड़ दिया। मैंने कहा अब हैं, उसने एक इंजीनियर से शादी कर ली। लड़कियां भी कैसी होती हैं, प्यार किसी से करती हैं, शादी किसी अमीर आदमी से करती हैं। टीचर को उसने तरजीह नहीं दी, इंजीनियर के साथ शादी। मैंने कहा पागल क्यों होते हो गया जो होना था। तो हमने ये किया कि इनकी किताब बख्शी गुलाम मोहम्मद को दी प्रकाशन के लिए। तो ये मेरे बड़े अच्छे मित्र बन गए। वहाँ हमने कई कवि सम्मेलन किए। वहाँ उन दिनों मुझ पर प्रगतिवादी कवियों का बहुत प्रभाव था। रियासी में रहते मैंने जितनी भी कविताएं लिखी वो प्रगतिवादी थी। जैसे किसकी धरती, किसका धन, कौन अधिकारी, जिसका श्रम, कौन करता श्रमिकों का शोषण, क्या शोषक है धनी वर्गन। तो मुझे ये लगने लगा कि मैं जैसे दिनूभाई पंत ने मजदूरों और किसानों पर लिखा था, उसने डोगरी में लिखा था, मैंने वही भाव जो थे वो हिंदी में लिखना शुरू कर दिया। मैंने कहानियाँ भी लिखी। एक मेरी कहानी थी प्रायश्चित, भाषा विभाग ने उसको पुरस्कृत किया। उसमें गांधीवाद था तो मुझे और भी ज़्यादा प्रोत्साहन मिला। तो ऐसा हुआ कि मैं नाटक भी लिखता था। मैंने नवा स्कूल एक नाटक लिखा तो उसका मंचन भी हुआ। तो मैंने ये बताया नवा स्कूल में बच्चों को स्कूलों में पढ़ाना चाहिए, शिक्षा कैसी होनी चाहिए। फिर मैं बीईसी करने लगा। तो ट्रेनिंग कर रहा था तो चाइना का आक्रमण हो गया। तो तब मैंने एक नाटक लिखा राष्ट्र जाग उठा। जब मैंने जाग उठा तो उसका मंचन जो था रियासी में हुआ,
उसका मंचन कटरा में हुआ, उसका मंचन जो था ना ये जम्मू में भी हुआ। मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला, जो धनराशि आई वो हमने राष्ट्रीय सुरक्षा में जमा करवा दी। तो उस समय मेरी उम्र जो थी वो 24 वर्ष की थी। 24 वर्ष में हाँ जी, इतनी सारी उपलब्धियां हासिल करना, इतनी किताबें लिखना और एक आम इंसान के बस की बात नहीं। और दूसरी बात ये थी कि मैंने लिखता भी गया, पढ़ता भी गया। मैंने साहित्य रत्न की हिंदी विश्वविद्यालय इलाहाबाद से, वो MA हिंदी के बराबर थी। तो मेरे पास बच्चे आ गए, जज साहब के बच्चे भी थे, ऋषि कुमार कौशल की पत्नी भी थी कि आप हमें हिंदी MA करवाइए। तो रियासी में मैं हिंदी MA की कक्षाएं भी लेता था, प्रभाकर की कक्षाएं भी लेता था। तो मेरी हिंदी जो थी वो काफ़ी इनरिच हो गई, मैं हिंदी में बहुत बढ़िया लिखने लगा। BC की तो मेरा स्थानांतरण जो था ना वो लोअर हाई स्कूल टिकरी में हो गया। जब मैं टिकरी में था तो उन दिनों सड़क नहीं थी, हम दौड़ते हुए आते थे, पैंथल से टिकरी आ जाते थे, टिकरी से पैंथल। तो बीच बीच में लोग मिल जाते थे, कोई लोकगीत गा रहा होता था, कोई खेतों में पशु चरा रहा होता था, कहीं लड़कियाँ गाती सुनाई देती, कहीं लड़के दिखाई देते, कहीं बावलियों में औरतें दिखाई देती, पानी भर रही हैं, गीत गा रही हैं। तो वो वहाँ पर मुझे वातावरण जो था बहुत अच्छा लगा। तो मुझे जो लगा, हमने वहाँ एक संस्था बना ली और हेमराज चौधरी हमारे हेड मास्टर थे, तो उन्होंने भी वहाँ पर बड़े कार्यक्रम बनाए, डिस्ट्रिक्ट डोगरी संस्था नाम रखा हमने उसका। वहाँ ये हुआ कि 2-3 लड़कों ने फार्म भरा PGC का, तो मुझे लगने लगा कि मैं भी भर लेता हूँ, ये भर रहे हैं। तो मैंने 1965 में PGC का फार्म भरा और हुआ ये कि मैं पास हो गया। मेरे साथ दूसरे जो लड़के थे वो फेल हो गए। मुझे लगने लगा मैं तो पास हो गया तो कुछ ना कुछ मुझ में है। फिर मैंने लिखना छोड़ दिया, मैं सिर्फ पढ़ाई की तरफ लग रहा। और मैंने ये किया कि वहाँ टिकरी में रहते ग्रेजुएशन कर ली। मेरा फिर तबादला हुआ, मैं पैंथल आ गया। पैंथल में मैंने कुछ काम किया, मुझे BEd कॉलेज भेज दिया गया। जब मैं BEd कॉलेज में था तो मुझे एक शिविर में जाने का मौका मिला। वो शिविर का आयोजन श्रीनगर में हुआ। उस शिविर में क्या था कि वो गांधी शिविर था, गांधी दर्शन पर था। प्रोफेसर शेर सिंह जो थे उन दिनों शिक्षा मंत्री थे भारत सरकार के, वो भी वहाँ पर आए हुए थे और बलराजपुरी भी गए हुए थे। गुलाम नबी आज़ाद जो था ये उन दिनों विद्यार्थी था। ये मुझे पहली बार 1968 में श्रीनगर में मिला, यहीं मेरा इससे परिचय हुआ। रमेश मेहता MM कॉलेज से गया था, बाद में जो सेक्रेटरी बना कल्चर अकेडमी से। तो और भी कई, उज्ज्वला शर्मा थी प्रोफेसर शेर सिंह की बेटी, जो बाद में N तिवारी साहब से जिसने शादी भी की। तो ये एक मुझे बहुत अच्छा माहौल मिला। दिल्ली के लोग थे, चंडीगढ़ के लोग थे, बड़े प्रबुद्ध विद्यार्थी थे। हम पूरा कश्मीर घूमे फिरे। बलराजपुरी से मेरा संपर्क हो गया। जम्मू आया तो बलराजपुरी ने मुझे अपने साथ जोड़ दिया। उनका था जम्मू पीस कमेटी, वहाँ जो सम्मेलन होते मुझे बुलाने लग पड़े। तो BEd करते समय मुझे एक मान्यता मिल गई, एक डिबेटर के तौर पर, एक भाषणकर्ता के रूप में। फिर मैडम ये हुआ कि मैं जैसे BEd करके निकला तो MA मैंने प्रीवियस कर ली थी, तो सबसे पहले मैंने MA कर ली हिंदी की। MA करने के बाद मेरा स्थानांतरण हुआ तो मैं चला गया इधर चिड़ाई में। चिड़ाई में मैंने क्या किया कि भारत बांग्लादेश की लड़ाई हुई थी 71 में। मैंने उसको आधार बना करके एक नाटक लिखा। नाटक में ये हुआ कि मैंने बच्चों को कहा कि जिनके लाइसेंस की बंदूकें हैं वो खाली लाएं। आपने सिर्फ बंदूकें दिखानी है, पटाखे हम खुद चला देंगे। अभी मैं संदरानी में पहुंचा था तो 2 लोग मुझे मिले, मुझे कहने लगे कि हाई स्कूल चढ़ाई में तो गोली चल गई है। मैं घबरा गया, मैं दौड़ता पहुंचा, देखा कोई बच्चा तो नहीं घायल हो गया है। पता ये चला कि जो लड़का बंदूक लाया था उसमें कारतूस था। तो उसने दूसरे लड़के को कहने लगा मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा। उसने घोड़ा दबाया और सचमुच गोली चल गई।
ये एक भगवान का बहुत धन्यवाद था कि किसी को क्षति तो नहीं पहुंची, नाटक तो हो गया। लेकिन मैंने भविष्य में कानों में हाथ लगाए कि अब मैं रंगमंच में कभी नहीं आऊँगा। मैंने उसका परित्याग कर दिया और मैंने सोचा कि अब मैं नाटक नहीं लिखूँगा, नाटक नहीं करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, कुछ और काम करूँगा, लेखन का काम कर दूँगा। तो यहीं पर चिराई में रहते ही ऐसा हुआ मैडम जी कि मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा दी हुई थी जी। तो मेरा चयन हो गया। ये मेरे लिए विस्मय की बात थी। जी। तो मुझे लगाया इन्होंने, आप चले जाओ डिग्री कॉलेज कठुआ में। मैं डिग्री कॉलेज कठुआ पहुंच गया। वहाँ क्या था, चंद्रकांत जोशी थे, उनका बहुत नाम था, वो छायावादी कवि थे। सतपाल वत्स थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे। एक मुझे बहुत अच्छा माहौल मिल गया। उन्हीं दिनों मुझे ये कहा गया कि आप एक विशेष प्रशिक्षण लेने के लिए पंजाब विश्वविद्यालय चले जाओ। बहनों भाइयों, आप देख रहे हैं द अन्नू अत्री शो। सर, एक लेखक के तौर पर हमने आपके सफ़र के बारे में जाना, आपकी पढ़ाई के बारे में जाना और बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार हमें आपके किस्से सुनने में बहुत मज़ा आया। लेकिन एक लेखक से अचानक इतिहास की तरफ, संस्कृति की तरफ आप कैसे निकल पड़े? किससे आपको प्रेरणा मिली? मैडम जी, ऐसा है कि मुझे 79 में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की तरफ से एक इनविटेशन मिला कि वहाँ एक कार्यशाला है, उसमें मैं आऊँ। मैं चला गया। वहाँ जब मैं गया तो वहाँ पर हिमाचल के लोग भी आए हुए थे, पंजाब के भी थे, वहाँ पर हरियाणा के भी थे, दिल्ली के भी थे। तो बहुत से लोग थे, उच्च कोटि के साहित्यकार भी थे। जो हिमाचल के लोग थे ये मेरे संपर्क में आए। इन्होंने मुझे कहा कि हम ऐसा करते हैं कि हम मिलकर के पश्चिमी हिमालय को ले लेते हैं। पश्चिमी हिमालय का अर्थ था उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू का जो क्षेत्र है, क्योंकि हमारी भाषा एक जैसी है। आप बिलाशक जम्मू कश्मीर के हो, लेकिन जब एक कश्मीरी आपके साथ बैठता है ना, वो आपकी भाषा समझता है ना आप उसकी भाषा समझते हो। लद्दाख की भाषा आपको नहीं आती है और लद्दाखी को आपकी भाषा नहीं, लेकिन आपकी भाषा हमें आती है, हमारी भाषा आपको आती है। ऐसा ही उत्तराखंड में होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि सांस्कृतिक दृष्टि से हम एक हैं। प्रदेश चाहे हमारे अलग अलग हैं, लेकिन हमारी संस्कृति एक है। क्यों ना हम पश्चिमी हिमालय पर मिलकर के काम करें। मैंने कहा कि मुझे करना क्या है। उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। हम जहाँ जितनी भी किताबें प्रकाशित होंगी हम आपको भेजेंगे, आप अपनी किताबें हमें भेजेंगे। इस तरह से हम एक दूसरे को किताबों का आदान प्रदान करेंगे। मैं जब यहाँ आया, उन्होंने मुझे किताबों के बंडल भेजना शुरू कर दिए। सबसे ज़्यादा मैं जो प्रभावित हुआ वो था लोक साहित्य। जब मैंने लोक साहित्य की पुस्तकें पढ़ी, जम्मू में कोई लोक साहित्य की पुस्तकें नहीं थी, तो मुझे लगने लगा क्यों ना मैं लोक साहित्य पर पुस्तकें लिखी। तो सबसे पहले जो किताब थी मैंने लिखी डुग्गर की लोक गाथाएं। उस पुस्तक पर मुझे पुरस्कार मिला। फिर दूसरी पुस्तक जो थी वो मैंने लिखी डुग्गर का लोक साहित्य। ये पुस्तक एमए हिंदी के विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी थी, एमए डोगरी के लिए भी पुस्तक उपयोगी थी। हुआ ऐसा कि पहली पुस्तक पर भी मुझे बेस्ट बुक अवार्ड मिला, ये पुस्तक जो थी इस पर भी मुझे बेस्ट बुक अवार्ड मिला। तो मुझे ये लगने लगा जो मैं काम कर रहा हूँ इस काम पर तो मुझे मान्यता मिल रही है। बहनों भाइयों, आप देख रहे हैं द अन्नू अत्री शो। हाँ, लोक साहित्य के बाद मैंने विषय चुन लिया संस्कृति। तो मैंने पहली पुस्तक थी वो लिखी डुग्गर की संस्कृति। ये राष्ट्रीय मंच पर आ गई। भारत के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे 1990 में, उन्होंने इस पुस्तक को पुरस्कृत किया। फिर ऐसा हो गया कि मैं संस्कृति की ही खोज में निकल गया। मैं किश्तवाड़ चला गया। डुग्गर की संस्कृति आपकी पहली संस्कृति पे किताब थी और पहली किताब पे ही आपको पुरस्कार मिल गया। फिर मैं जहाँ से निकला चला गया पाडर पर जब मैंने खोज की तो पाडर पर मैंने किताब लिखी पाडर लोक और संस्कृति। फिर ये पुस्तक जो थी राष्ट्रीय मंच पर आ गई। उन दिनों प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। 2003 में उन्होंने मुझे इस पुस्तक पर पुरस्कृत किया।
किया। फिर मैंने ये जो किश्तवाड़ था, किश्तवाड़ पर लिखी, किश्तवाड़ संस्कृति और परंपरा, इस पुस्तक पर भी मुझे बेस्ट बुक पुरस्कार मिल गया। फिर मैंने पंचाली पर ले लिया, पंचाली लोक और संस्कृति। तो मैं संस्कृति पर आता गया। फिर ये था भारत के भिन्न भिन्न विश्वविद्यालय मुझे बुलाने लगे। पहले अगर मुझे ये भारतीय दार्शनिक विश्वविद्यालय में बुलाया तो उन्होंने मुझे मंत्र दिखाए। तो वहाँ से जब मैं दक्षिण भारत से जहाँ आया तो मैंने मंत्रों पर काम किया, तो मैंने पुस्तक लिख दी डुग्गर के मंत्र। राजस्थान विश्वविद्यालय ने बुलाया तो उन्होंने मुझे अपने किले दिखाए, तो मैंने जहाँ आते पुस्तक लिख दी डुग्गर के दुर्ग। मैं उधर महाराष्ट्र में गया तो उन्होंने मुझे अपनी गुफाएँ दिखाई, तो मैंने लिख दिया डुग्गर की गुफा मंदिर। अगर मैं मगध में गया तो उन्होंने बुद्धिज्म पर बात की, तो मैंने पुस्तक लिख दी डुग्गर में बुद्ध मत। अगर मैं पटियाला में आया तो उन्होंने सूफीज्म पर बात की, तो मैंने किताब लिख ली डुग्गर के दरवेश। अगर फिर मैं राजस्थान में गया, इतिहासी नारियों पर बात हुई तो उन्होंने राजस्थान की इतिहासी नारियाँ ली, तो मैंने डुग्गर की इतिहासी नारियाँ ली, पुस्तक लिख दी डुग्गर की ऐतिहासिक नारियाँ। फिर मैडम ये ऐसा हुआ कि मुझे एक तरह का नशा आ गया। मैंने ये सोचा कि मैं अब डुग्गर प्रदेश के गांव-गांव में जगह जगह जाऊंगा, घूमूंगा, एक एक गांव का इतिहास लिखूंगा। मैं घूमने लग पड़ा और मुझे एक संजोग भी ये मिला कि मैं जिला कठुआ में था, तभी मुझे घूमने का मौका मिला। जम्मू में MM कॉलेज में था, कॉलेज ऑफ एजुकेशन में था, मुझे घूमने का मौका मिला। मैं उधमपुर में था, मुझे घूमने का मौका मिला। तो इस तरह से क्या हुआ, मैं जगह जगह घूमने लगा इकट्ठे करना, जहाँ शिलालेख मिल जाते थे, जहाँ अभिलेख मिल जाते थे। फिर मैंने क्या किया, ये सोचा कि मैं अब जहाँ की जो जल धरोहर है उस पर भी खोज करूँगा। तो मैं बासुकी कुंड जा पहुँचा, कविलाश कुंड जा पहुँचा। फिर मैंने कविलाश कुंड को जब देखा, उस पर लेख लिखा, लोगों ने बहुत पसंद किया। उसने और कौन कौन से जहाँ पर झीलें हैं, तो मैंने क्या किया, 70 झीलें ढूंढी। किश्तवाड़ की झीलें ढूंढी, पाउडर की झीलें ढूंढी, रजौरी की लिखी, पुंछ की लिखी और उनका इतिहास लिख दिया डुग्गर के साथ। फिर मैंने तालाब ढूंढे, किताब का लिख दिया डुग्गर के तालाब। फिर मैंने ऐतिहासिक समाधियाँ ढूंढी, किताब का लिख लिया डुग्गर की ऐतिहासिक समाधियाँ। फिर मैंने वीर सेनानियों पर किया, तो मैंने किताब लिखी डुग्गर के अमर सेनानी। फिर मैंने वीर सेनानियों के स्मारकों पर काम किया, तो लिख दिया डुग्गर के शहीदी स्मारक। तो इस तरह से क्या होता गया, दिन प्रतिदिन मुझे कोई नई ऊर्जा मिलती गई। मैं दौड़ता गया पुस्तक पर पुस्तकें। फिर मुझे ये लगने लगा, मैं गद्दियों में गया, सरारों में गया, नदियालों में गया। मुझे लगने लगा बहुत सी ऐसी जाति हैं जिन पर कोई पुस्तक नहीं है, तो मैंने डुग्गर की जातियों पर पुस्तक लिख दी। मैं शहरों में घूमा तो उन शहरों का इतिहास क्या है, तो मैंने पुस्तक लिख दी डुग्गर के नगर। तो इस क्रम से मेरी अभी तक 40 पुस्तकें जो है ना वो प्रकाशित हो गई हैं। कुछ अनोखी भी किताबें हैं, जैसे डुग्गर की पराविद्या, पैरासाइकोलॉजी पर है। इसका अध्ययन मैंने शुरू किया था कॉलेज ऑफ एजुकेशन में। ज़्यादा जो काम हुआ वो मैंने हिमाचल में किया। डॉक्टर वंशी राम थे, वो इस तरह के सेमिनार बनाते रहते थे। तो दूसरा था कि मुझे साथ साथ प्रोत्साहन मिलते गए। एक तो पूरे भारत में मुझे बुलाया, मैं यात्रा पर यात्रा करता गया। मैडम जी, मैं यहाँ से पुंछ से चला तो चलते चलते मैं उत्तराखंड के अंतिम सिरे धारचूला तक पहुँच गया। काली नदी पार की तो नेपाल पहुँच गया। वहाँ के जो भारत तिब्बत सीमा के साथी मिले डोगरे, उन्होंने मुझे ओम पर्वत तक दिखा दिया। तो वहाँ पर मैं काली नदी में था तो सिपाही जो मिले वो रामसू के मिले। उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, डोगरे हैं, हमारे घर खाना खाओ। मैं अगर कलकत्ता में था, वहाँ पर भी मुझे डोगरे मिले। मिज़ोरम में था, आप हैरान रहेंगे कि मिज़ोरम में चढ़ाई के डोगरे जो हैं वो वहाँ पर निवासी हैं, वहाँ पर रहते हैं। तो इस तरह से जिस कोने में भी गया, पहले मैंने यही खोज की जहाँ डोगरे कहाँ पर हैं। अगर मैं अहमदाबाद में था तो 700 घर मैंने डोगरों के ढूंढ निकाले। अगर मैं बम्बई में गया, वहाँ पर मुझे डोगरे मिले। तो उनका समर्थन, सहयोग जो था ना वो मुझे मिला। और इस तरह से क्या किया कि मैं एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, पूरे भारत की मैं यात्रा करता रहा। फिर साथ साथ मैडम जी मुझे प्रोत्साहन भी मिलते कि ये हिमाचल वालों ने मोडूराम ठाकुर राष्ट्रीय पुरस्कार मुझे दिया। हरियाणा वाले जो थे उन्होंने भी मुझे पुरस्कृत किया। फिर उसके बाद भारत सरकार ने मुझे पद्मश्री से जब पुरस्कृत किया तो मैं भी मुझे ये लगने लगा कि जो मैंने काम किया है, भारत सरकार ने मेरा बहुत बड़ा
अभिनंदन किया है, मुझे मान्यता दी है पद्मश्री से। पद्मश्री पुरस्कार की अभी घोषणा हुई थी तो जम्मू कश्मीर सरकार ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की घोषणा कर दी। तो इस तरह से क्या होगा मैडम जी, 90 संस्थाओं ने, जम्मू की जो डोगरों की संस्थाएं थीं, उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे आमंत्रित किया। और एक बात मैं आपको बताऊं जो मेरे लिए हमेशा याद रहेगी कि 1956 में हीरानगर में जो बच्चे मुझसे पढ़े थे उन्होंने क्या किया, गुड़ा मुंडिया में एक वहाँ सड़क के साथ है हीरानगर का, वो लड़के इकट्ठे हुए, वो अध्यापक का इकट्ठे हुए, सांबा के हुए, यहाँ गगवाल के हुए, कठुआ के हुए, और उन लोगों ने गुराई की और गुराई कर करके वहाँ उन्होंने मुझे सम्मानित किया। लेकिन एक बात जो थी, उन्होंने पंजाब के शिक्षा मंत्री को, पूर्व शिक्षा मंत्री को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। तो उन मंत्री जी से मैं पहले भी मिला था खानपुर में, दलाई लामा के साथ मेरी उनके साथ मुलाकात हुई थी। तो मुझे ऐसा लगा कि जो विद्यार्थी हैं वो अध्यापक को नहीं बोलते हैं, कहाँ 1956 और कहाँ 1920 हैं। इतनी यानी कि मैं 40 यानी ये समझ लो कि वो बच्चे जो थे, जो 65 साल मुझसे पहले पढ़े थे, जो दादा और नाना बन गए थे, उन्होंने भी मुझे याद रखा। असली सम्मान जो था ना, वो मुझे ये लगा जो बच्चों ने मुझे बुलाया और आमंत्रित किया। सर, अभी आपने कहा कि आपके विद्यार्थी जो कि नाना दादा तक बन चुके हैं बन चुके हैं जी, हाँ। तो सर आपकी उम्र कितनी है और इस उम्र में भी आप इतने एक्टिव हैं, तो इसका क्या राज है? मैं 1937 में 1937 में मेरा जन्म हुआ है, 1937 में। अब मैं 84 वर्ष का हूँ और एक हफ्ते तक मैं 85 में पदार्पण करूँगा। मतलब कि जल्दी ही सर का जन्मदिन भी आने वाला है। जी, मैं 85 वर्ष का हो जाऊँगा, 85 में मैं प्रवेश करूँगा। असल में क्या है कि मैं सक्रिय बहुत रहता हूँ, दौड़ता रहता हूँ, चलता रहता हूँ, पहाड़ चढ़ता हूँ। मैंने साइकिल भी नहीं रखा है, ना मेरे पास स्कूटी है, ना मेरे पास गाड़ी है। थैला उठाता हूँ, मेटाडोर पर बैठ जाता हूँ, जहाँ तक मेटाडोर जाती है वहाँ तक मेटाडोर तक, आगे मैं पद यात्रा करता हूँ। 3-3 दिन लग जाते हैं मुझे पहाड़ियाँ चढ़ने में। लोग मुझे कहते हैं कि ऊपर मत जाओ, हैं ऊपर चीता है, कोई कहता है शेर है। मैं कहता हूँ जो भी होगा देख लूँगा। कई बार मिलिटेंट भी मिलते हैं, वो भी उनसे भी सामना करना पड़ता है। आज दिन तक ना तो किसी बनने पशु ने मुझे हानि पहुंचाई, ना ही किसी आतंकवादी ने या अलगाववादी ने या किसी मिलिटेंट ने। बंदूकें ज़रूर मैंने उनके पास देखी, लेकिन उन्होंने मुझ पर बंदूकें तानी नहीं। उन्होंने मुझे अपना चाचा, मुझे अंकल ही कहा और मेरी सहायता भी की। और मैं समझ नहीं पाया कि वो लड़के जो थे, जब वो पूछते थे आप काम क्या करता, मैं जब कहता था मैं उस्ताद हूँ, आप उस्ताद हैं, वो मेरे पाँव में। मुझे ये लगने लगा कि कोई भी हो, किसी भी वर्ग का हो, हैं, वो अपने उस्ताद की इज्जत बहुत करता है। मेरे पढ़े हुए विद्यार्थी मंत्री बने और जब वो मंत्री के रूप में गाड़ियों पर रोकते थे, मुझे देख करके उन्होंने गाड़ियाँ रोकी हैं और कहा सर जी हम आपको कहाँ पहुँचाएँ। वो उच्च अधिकारी भी थे, लेकिन उन्होंने गाड़ियाँ रोकी। मुझे कहा कि आप जहाँ आकर के बैठिए। अगर एक बात मैं आपको बताऊँ, मैं गवाही देने के लिए एक अदालत में गया और जज साहब जो थे उधमपुर कॉलेज में मुझसे पढ़े हुए थे। जब उन्होंने मुझे देखा तो वो खड़े हो गए और वकील या जितने भी लोग थे वो अचंभित हो गए कि एक गवाही देने व्यक्ति आ रहा है और जज साहब खड़े हो रहे हैं। तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा जाओ 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 कुर्सी लाओ, दूसरी कुर्सी लाओ। तो दूसरी कुर्सी जब आ गई, उन्होंने दूसरी कुर्सी लगवाई, पहले मुझे बैठाया, फिर वो अपनी कुर्सी पर बैठे। फिर कहने लगे वकीलों से अब आपने इनसे जो प्रश्न करने हैं करो। तो फिर मुझे कहना है जाना मत हैं, पहले चाय पीनी। मैंने कहा नहीं, अब आप अदालत के काम में लगे हुए हैं, मेरे कारण आपका और काम टाइम टूटेगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत मिली। इधर मुझे काम था चनैनी में, तो मैंने जज साहब को कहा कि मुझे आपके पटवारी की ज़रूरत है, हम खादरा कुंड की गुफाएं देखने जा रहे हैं। उनके पास एक वकील बैठे हुए थे, वो कहने हाउ आर यू टू डिटेट द कोर्ट।
तो मुझे भी लगने लगा शायद मैंने गलती की है। जाहिद साहब कहने लगे नो नो नो, ही इज़ माई टीचर, ऐसा मत कहो। मैंने कहा जी आप मेरे स्टूडेंट कहाँ के हैं? कहना मैं जिन दिनों आप MM कॉलेज में थे उन दिनों में भी पढ़ता था। मैंने कहा लेकिन आप मेरी क्लास में नहीं थे। क्लास में तो नहीं था लेकिन कॉलेज में तो था। ये मुझे लगने लगा कि जितनी इज़्ज़त, जितना मान सम्मान विद्यार्थी अपने टीचर का करते हैं, इतने शायद बेटे बेटियां भी नहीं करती हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। अगर मैं अंधेरे में कहीं भी गया, गाँव घूमा, तो वहाँ मेरा स्वागत करने के लिए मेरे विद्यार्थी पहले ही खड़े होते थे। ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सीख है और हमें सीखना चाहिए कि चलना ही ज़िंदगी है और चलने से भी ज़िंदगी है। जैसे कि सर ने कहा कि वो पैदल ही जहाँ भी जाते हैं पैदल ही जाते हैं। हमारे आजकल की यूथ तो बिना बाइक के, बिना स्कूटी के, कार के तो शायद पैर भी ना रखे। लेकिन मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू देखने के बाद सभी को सर से इस बात की सीख लेनी चाहिए। मुझे एक बात मैं बता दूँ, मैं ये समझता हूँ अगर मैं बाइक कार पर बैठा तो मेरा शोध कार्य बंद हो जाएगा, मैं आराम तलब हो जाऊँगा, मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा। मुझे इसका परित्याग हर स्थिति में करना है। अब भी, आज भी मैं पहाड़ी चढ़ लेता हूँ, किले देखने चला जाता हूँ और पुराने पुराशेष देखने चला जाता हूँ। ये मेरा शौक़ है और मैं चला जाता हूँ। मुझे दिक्कत नहीं आती है कि मैं पैदल कैसे पहुँचूँगा। मैं चल सकता हूँ, मैं चलता हूँ। और शायद आपको विश्वास हो कि नहीं हो, जिन दिनों मैं डिग्री कॉलेज उधमपुर में था और जहाँ कुछ ऐसी स्थितियाँ बन जाती थी, मैं उधमपुर से 2.5 घंटे में पैदल अपने गाँव पैंथल में पहुँचा। अच्छा, तो सर आपको अब तक अनगिनत पुरस्कार मिल चुके हैं? नहीं, गिनती है ऐसा नहीं है। 3 पुरस्कार मुझे मिले हैं अकेडमी ऑफ आर्ट लैंग्वेज कल्चर की तरफ से, बेस्ट बुक अवार्ड। 2 अवार्ड मुझे मिले हैं भारत सरकार से और दोनों संस्कृति पर मिले हैं, डुग्गर की संस्कृति और पाटर लोक और संस्कृति। एक राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो मुझे मिला है हिमाचल प्रदेश से। और उसके बाद जिन दिनों मैं शिक्षक था और अभी मेरी नौकरी 10-11 वर्ष की हुई थी, तो मुझे ये स्टेट अवार्ड एज टीचर तब भी मुझे ये पुरस्कार मिला था। लेकिन पुरस्कारों से मैं ये स्वीकार करता हूँ कि एक ऊर्जा मिलती है, व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसको ये लगता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ समाज उसको मान्यता दे रहा है। तो सर कोई ख़ास पुरस्कार जब आपको मिला हो तो आप मतलब कि कुछ होता ना कि ऐसे तो पुरस्कार आपको बहुत सारे मिले हैं, लेकिन कोई ख़ास पुरस्कार जिसको आप जब आपको मिला हो और आपको असीम प्रसन्नता हुई हो? पुरस्कार, हर पुरस्कार प्रसन्नता तो होती है, लेकिन मुझे जो मोडू राम ठाकुर पुरस्कार मिला है हिमाचल प्रदेश में, उसमें मुझे बहुत प्रसन्नता इसलिए हुई कि हम सारा परिवार गए थे। मैं था, मेरी पत्नी थी, मेरा बेटा था, मेरा बहू था, मेरी दोनों पोतियाँ थीं। हम वहाँ पर उन्होंने हमारे रहने के लिए विशेष व्यवस्था की हुई थी और हम वहाँ घूमे फिरे। हिमाचल के बहुत से स्थान हमने देखे। उन लोगों का आदर मान सम्मान जो था ना, उसको नहीं हम बोल पाए। बाकी जो मान सम्मान था वो सरकारी था। यहाँ का जो मान सम्मान जो था ना, ये नागरिक था, लोगों ने किया, मन से किया, हृदय से किया। अच्छा, तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो सर आखिर में आप हमारी युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ऊर्जा है जी, बौद्धिकता भी है, समझ भी है, लेकिन उसे दिशा नहीं मिलती है। वो दिशा की तलाश में भटकता रहता है कि मैं इस क्षेत्र में जाऊं, मैं उस क्षेत्र में जाऊं या उस क्षेत्र में जाऊं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। मैं भी सोचता था मैं साहित्य में जाऊं, मैं समाज सेवा में जाऊं, मैं धर्म और अध्यात्म में जाऊं, मैं राजनीति में आऊं। मेरे भी सपने जो थे, कभी मुझे महात्मा गांधी दिखाई देते, कभी इंदिरा गांधी दिखाई देती, कभी मुझे अटल बिहारी वाजपेयी दिखाई देते, कभी क्लिंटन दिखाई देते। राजनीति पर मैं बात करता, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मुझे दिखाई देते, उनके साथ मैं बहसें करता था। और मुझे राजनीति में आने के लिए
आमंत्रण भी मिला था। मुझे एक संस्था ने कहा भी था कि हम आपको लोकसभा की सीट के लिए अपना प्रतिनिधि कैंडिडेट घोषित करने को तैयार हैं अगर आप हमारी पार्टी में आ जाएं। लेकिन मुझे ये लगने लगा कि मैं एक ही क्षेत्र में रहूँगा जी। मैं केवल शोध पर, और वो भी डुग्गर की, डुग्गर प्रदेश का ही मैंने ये रखा है। ये मेरी जन्मभूमि है। मैं इसके एक एक पहलू को, एक एक विषय को प्रकाश में लाऊंगा। ये मेरे जीवन का ध्येय है। आपके का भी बहुत धन्यवादी हूँ। आपने इतना कष्ट किया, मेरे पास आए, तो मुझे असीम प्रसन्नता होती है। मैं आपका बार बार धन्यवाद करता हूँ। सर, ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारे जम्मू कश्मीर का सौभाग्य है, ये हमारे उधमपुर का सौभाग्य है कि आप यहाँ पे रहते हैं। आप हमारे उधमपुर की शान है, जम्मू कश्मीर की शान है। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ऐसा लगता है कि अभी तो आपके सफ़र की हमने शुरुआत सुनना शुरू की है, और ये एक एपिसोड में शायद पूरा ना हो। तो कोशिश करेंगे कि आगे फिर आपसे इसी तरह की गुफ्तगू करेंगे और आपके आगे के सफ़र के बारे में भी जानेंगे। आपका रेडियो देविका में आने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भारत की एक जानी मानी मायनाज हस्ती प्रोफेसर श्री शिवदत्त निर्मोही जी। अगले हफ्ते फिर किसी और शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, आप देख रहे थे द अनु अत्री शो। तुम्हें याद हो कि न याद हो, अगली रविवार एक और नई शख्सियत के साथ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। जब तक के लिए इजाजत। देखते रहिए द रेडियो देविका न्यूज़ ब्रॉडकास्ट।